वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक जियोग्राफी के बारे में, यानी कि बीए के जब आप फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं, जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट होता है, तो आपको इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ना पड़ता है, यानी कि आर्थिक भूगोल के बारे में जानना होता है। ठीक है, तो ये जियोग्राफी सब्जेक्ट में जब आप चौथे सेमेस्टर पहुंचेंगे तो आपको आर्थिक भूगोल पढ़ना पड़ता है। उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पिछले वर्ष पूछे भी गए हैं और अब की बार यानी 2024 की परीक्षा में और 25 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को एक प्रकार से आप तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएससी अगर आप कर रहे हैं और फोर्थ सेमेस्टर में हैं और जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप बीए में हैं और माइनर सब्जेक्ट आपका है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी मेजर कोर्सेज के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी मेजर माइनर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मॉडल पेपर है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिटलसी महोदय के द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक जो कृषि वर्गीकरण है, भिन्नता के आधार पर 4 प्रधान आयामों पर आधारित है, जिनमें से 3 आयाम थे। पहला था तीव्रता, दूसरा है व्यापारिकता और तीसरा है गतिशीलता। चौथा आयाम उनमें से कौन सा था? चौथे आयाम की बात किया है तो वो था यंत्रीकरण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सा ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सबसे पहले कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण, विश्व में वर्गीकरण निम्नलिखित में से आप विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? डडले स्टाम्प ने, या कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने जो अमेरिका की भूगोलवेत्ता हैं, या वान थ्यूनेन ने, या फिर डी व्हिटलसी ने? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी व्हिटलसी महोदय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1936 में, 1936 ईस्वी में डी व्हिटलसी महोदय ने सबसे पहले कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, यानी विश्व के कृषि प्रदेशों को बांटा, उन्होंने वर्गीकृत किया। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, स्थानांतरणशील कृषि, जिसको आप जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं, या स्थानांतरणशील कृषि बोलते हैं, काटो एंड जलाओ कृषि बोलते हैं। अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरणशील कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये होती क्या है बेसिकली? स्थानांतरणशील कृषि खास करके जो पिछड़े आदिम समाज के लोग हैं या जनजातीय समाज के लोग हैं वो करते हैं। पहले क्या करते हैं? पेड़ को काटते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो झाड़ी झंखाड़ होती है उसको क्या कहते हैं? जला देते हैं। ठीक है, तो काटो और जलाओ, यानी पहले पेड़ को काटते हैं, उसके बाद में झाड़ी वाड़ी जो बचती है उसको जला देते हैं, यानी काटो एंड जलाओ कृषि भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? काटो एंड जलाओ कृषि बोलते हैं। क्योंकि पहले पेड़ को काटेंगे, साफ सफाई करेंगे, उसको फिर जला देंगे, सारा कुछ ठीक ठाक हो जाने के बाद में उस पर खेती करेंगे, और जब तक मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहेगी तब तक खेती करते रहेंगे। और जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिर उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाएंगे और फिर से पेड़ को काटेंगे, फिर से झाड़ियों को जलाएंगे, फिर उसके बाद में वहाँ पर खेती करने योग्य भूमि तैयार करेंगे। उसके बाद में वही प्रोसेस सेम फिर करेंगे। फिर जब उसकी उर्वरक क्षमता खत्म होगी फिर दूसरे स्थान पर जाएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, फिर यही चीजें होंगी। यानी ये स्थानांतरणशील कृषि होती है, इसीलिए इसको स्थान बदलता रहता है, इसीलिए इसको स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। तो ये कृषि सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई, कहाँ प्रारंभ हुई, प्रश्न ये पूछा गया है। तो स्थानांतरणशील कृषि के प्रारंभ की अगर बात की है तो ये थाईलैंड में प्रारंभ हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ पर? सर्वाधिक सघन खेती यानी सबसे ज्यादा सघन खेती कहाँ पर होती है? देखिए, भारत में तो होती नहीं सघन खेती, ना ही इंडोनेशिया में होती है। ये सघन खेती की अगर बात करें तो ये चाइना में होती है या फिर जापान में होती है। अब अगर देखें तो चाइना में तो होती ही है, लेकिन जापान में सबसे ज्यादा होती है। सॉरी इंडोनेशिया में होती है, और चाइना में और भारत में सघन कृषि बहुत कम ही मात्रा में होती है। इंडोनेशिया में ज़्यादा होती है और जापान में होती है। जिनमें से अगर बात करें तो इनमें से किस में होती है? तो सघन खेती इनमें से इंडोनेशिया में आप देखेंगे थोड़ा कम होगी, जापान में सबसे ज़्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। यानी जापान में सघन कृषि सबसे ज़्यादा होती है। डी ऑप्शन, चूंकि उसके जो है कुछ ही एरिया पर कृषि की जा सकती है। अगला प्रश्न लदांग कृषि संबंधित है। लदांग कृषि ये स्थानांतरण कृषि स्थानांतरणशील कृषि का एक रूप है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी ये स्थानांतरणशील कृषि का एक प्रकार है, और लदांग जो है इंडोनेशिया में कहा जाता है। इसको स्थानांतरणशील कृषि को या झूमिंग कृषि को बोला जाता सॉरी बोला जाता है।
अच्छा, उत्तरी पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कृषि बोलते हैं, स्थानांतरणशील कृषि को झूमिंग कृषि बोलते हैं, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिए। थोड़ा-सा मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, आई एम फाइन। तो लदांगी कृषि जो है ये इंडोनेशिया से रिलेटेड है। ये काटो और जलाऊ कृषि यानी स्थानांतरणशील कृषि ही होती है, उसी का एक रूप होता है। अगला प्रश्न, पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान क्या होता है? तो मिश्रित कृषि जो होती है उसमें पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, मिश्रित कृषि में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विस्तृत कृषि में क्या होता है? विस्तृत कृषि की अगर बात की जाए तो उसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है? नहीं। प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है? बिल्कुल, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है विस्तृत कृषि में, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, व्यापारिक खाद्यान्न कृषि विशेषता है। व्यापारिक खाद्यान्न की कृषि विशेषता क्या है इनमें से? मतलब कृषि विशेषता कहाँ की है? बोलगा मैदान की, बोलगा एक नदी है, तो बोलगा के मैदान की, या पी बेसिन की, या फिर नील बेसिन की, नील नदी के, या फिर पंपास मैदान की, बताएं। तो व्यापारिक खाद्यान्न कृषि जो उसकी विशेषता है वो है पंपास मैदान की, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत भारत नहीं आता है, बाकी चिली, मोरक्को, कैलिफोर्निया ये सब आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में सम्मिलित नहीं है इनमें से? तो इनमें से हंगरी नहीं सम्मिलित होगा, बाकी इटली, फ्रांस, कैलिफोर्निया सब शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन क्षयशील है? क्षयशील संसाधन कौन सा है? कृषि योग्य भूमि, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वन, या वायुमंडलीय ऑक्सीजन? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा संसाधन क्षयशील है, बताइएगा। इनमें से कौन सा संसाधन क्षयशील है? तो खनिज संसाधन, यानी कौन से संसाधन खत्म हो सकते हैं? तो खनिज संसाधन खत्म हो सकते हैं, क्षय हो सकते हैं, उनका विनाश हो सकता है। कृषि योग्य भूमि, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और प्राकृतिक वन, ये कहाँ खत्म होंगे? ये नहीं खत्म होंगे। अगला प्रश्न, सोना और चांदी हैं। सोना और चांदी जो हैं ये मतलब जो है अब असुलभ संसाधन, या अनवीकरणीय, प्राकृतिक, या फिर विरल? तो ये विरल संसाधन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। संसाधन संरक्षण का क्या मतलब होता है? संसाधन संरक्षण का मतलब होता है संसाधनों का उचित प्रयोग करना, उसका उचित वितरण, सुरक्षा और वैकल्पिक व्यवस्था ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। तो देखिए, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर अगर बात करें तो जलोढ़ मृदा जो होती है वो फैली हुई है। लगभग भारत के 40% हिस्सों पर आप देखेंगे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिट्टी की अगर बात की तो मिट्टी क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से अगर देखें तो भारत में मिट्टियों को 4 प्रकार से बांटा गया है। पहली होती जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है आपकी काली मिट्टी, तीसरी है लाल मिट्टी, चौथी है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी को बलुई मिट्टी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको रेतीली मिट्टी भी मिलता है, ठीक है, लेकिन लैटेराइट मिट्टी में ही रेतीली मिट्टी को शामिल कर लेते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से लाल मिट्टी का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछे ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो उसके सूख जाने से, उसके ठंडे हो जाने से लावा के काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? तो कपास फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक तत्व है? फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक तत्व है इनमें से? देखिए, जो है आपका सोना जो है धात्विक तत्व मतलब खनिज है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। रेगुर मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का ही एक रूप है, या काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज एक पुस्तक का नाम है, बड़ी फेमस पुस्तक है। वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, इस पुस्तक को लिखा है जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, किसी देश की रेल और सड़कें हैं,
किसी देश की जो है रेल और सड़कें वहाँ की क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से अगर देखें तो भारतीय मिट्टियों को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल और चौथी है लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय यानी दोबारा जिसको आप बना नहीं पाओगे, ठीक है, तो वो होते हैं आपके कोयला और खनिज, ठीक है। इसके अलावा मतलब कोयला और खनिज जो हैं ये आपके अनवीकरणीय संसाधन है। बाकी जल और प्राकृतिक गैस, पौधे और कोयला, कोयला और पानी, ये सब आपके क्या हैं। देखिए इसमें पौधा, इसमें पानी और इसमें जल, ये एक प्रकार से देखिए जल और पौधे ये सब अनवीकरणीय में नहीं आते, ये नवीकरणीय संसाधन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन से नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधनों में आपका जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, जल, ये सब आपके शामिल है, ठीक है। सॉरी, पूछा गया नवीकरणीय संसाधन है, तो नवीकरणीय में क्या आएगा, जल आएगा, पेट्रोलियम, कोयला, खनिज, ये सब आपका किस में चला जाएगा, अनवीकरणीय में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक जियोग्राफी में आपको ये इन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट प्रयुक्त होता है किस उद्योग में, एल्यूमिनियम उद्योग में, या फिर स्टील उद्योग में, या वनस्पति घी के उद्योग में, या सूती वस्त्र के उद्योग में। तो आप जाहिर सी बात है भाई, बॉक्साइट का प्रयोग किस में होगा, एल्यूमिनियम उद्योग में होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है। अच्छा ये बताएं, किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सोने के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, सोना के लिए। सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है, चिली। ओके, आगे देखेंगे, प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है कि भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं। सागौन के वन जो है ये मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अल्पाइन वन उगते हैं कितने मीटर ऊंचाई पर। तो हिमालय की ऊंचाइयों पर ये उगते हैं अल्पाइन वन, ये लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक प्रकार से उगते हैं, ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पर। सागौन के वृक्ष की अगर बात की है तो ये जो है आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में सागौन के वन पाए जाते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। भारत में किस खनिज का अभाव है यानी कमी है। देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है जिस मतलब अभ्रक जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन देश उत्पादित करता है, तो भारत करता है, बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। भारत में ही बेसिकली बोले तो अभ्रक की खाने बहुत ज़्यादा है और बाकी देशों में बहुत कम है। भारत की अगर बात की तो जस्ता भारत में एक प्रकार से बहुत कम मिलता है, तो जस्ते के लिए अभाव है भारत में, यानी जस्ते खनिज का अभाव है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। भारत में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं कहाँ पर, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, या हिमालय में, फिर या इन सभी जगहों पर। तो शीतोष्ण जो वन पाए जाते हैं वो हिमालय में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है कहाँ पर भैया, ओडिशा में पाया जाता है। कितने परसेंट, 51% देश का एक प्रकार से पाया जाता है। कितने, 51% जो है पाया जाता है, ये बात आप ध्यान, कितने, 51% जो है बॉक्साइट का उत्पादन अकेले उड़ीसा से होता है। बाकी आप देखेंगे झारखंड की बात करें तो 6% झारखंड से होता है, छत्तीसगढ़ से 4% और मध्य प्रदेश से भी 4%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन संसाधनों के युग्मों में से कौन सा पशु उत्पाद है, बताएं। इनमें से कौन सा पशु उत्पाद है, लाख और मोम ये पशु उत्पाद है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क उत्पादक अग्रणी राज्य समूह हैं। भारत में लौह अयस्क उत्पादक अग्रणी राज्य समूह की मतलब की राज्य समूहों की अगर बात करें तो इसमें से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो हैं इसमें लौह अयस्क बहुत ज़्यादा उत्पादित किए जाते हैं। वैसे बताऊं अकेले उड़ीसा से तो लगभग 53 पॉइंट जो है 8, ठीक है, परसेंट उड़ीसा अकेले जो है लौह अयस्क उत्पादन करने में माहिर है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सघन वन का कितना परसेंटेज है। तो सघन वन जो है भारत में लगभग 12.4% के आसपास है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कोयला उत्पादन की प्रथम अवस्था। देखिए कोयला उत्पादन की प्रथम अवस्था होती है पीट, ठीक है, फिर द्वितीय अवस्था कौन सी होती है, द्वितीय अवस्था होती है लिग्नाइट, तीसरी अवस्था होती है बिटुमिनस और चौथी होती है एंथ्रासाइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को।
सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है, फिर उससे नीचे बिटुमिनस, फिर उससे नीचे लिग्नाइट और फिर उससे नीचे पीट। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में जो है बिट वाटर ग्रैंड कहाँ स्थित, मतलब प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो दक्षिण अफ्रीका में बिट वाटर ग्रैंड जो प्रसिद्ध है, ये सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सोने के उत्पादन के लिए। आगे बढ़िएगा, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, बताएं। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। जुड़वा खनिज कहा जाता है किसको? सीसा और जस्ता को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। जस्ता सीसा दोनों को जुड़वा खनिज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादित करने वाला राष्ट्र। विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादित करने वाला जो राष्ट्र है वो है आपका कौन? चाइना। चाइना की अगर बात की जाए 33 मतलब कि 30.8 बिलियन टन, लगभग पूरे के पूरे संसार का लगभग 50% यानी अकेले 50% कोयला ये अमेरिका से उत्पादित होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के निम्न देशों में से या अफ्रीका के निम्न देश में से कौन तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अफ्रीका के देशों में अगर बात की जाए तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कांगो गणराज्य में जो है तांबे का उत्पादन किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर वहाँ पर जाम्बिया देश जो है वो भी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कांगो गणराज्य, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, बृहत्तम कोयला भंडार मिलते हैं कहाँ पर? तो बृहत्तम कोयला भंडार की अगर बात करें तो ये जो है कुछ नेत्स बेसिन में आपको मिल जाएंगे बृहत्तम कोयला भंडार, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, जापान के तटीय क्षेत्र में प्रमुखता से पकड़ी जाने वाली मछली कौन सी है, बताइएगा। जापान के तटीय क्षेत्र में प्रमुखता से पकड़ी जाने वाली मछली जो है कौन सी है? उस मछली का नाम है सारडाइन मछली। कौन सी मछली है? सारडाइन मछली, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बताएं कि भारत का कौन सा राज्य कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ है। अभ्रक उत्पादन एवं भंडारण में भारत का कौन सा स्थान है? नंबर 1 है, फर्स्ट है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, चीन का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। चीन का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सांसी या फिर सिंगताओ या चुंगकिंग या फिर डाकिंग? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सांसी या सांगसी चीन का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम निम्न में से किस देश में उत्पादित किया जाता है? देखिए, आप लोगों के दिमाग सऊदी अरब और यहाँ सब जा रहे होंगे, ईरान, इराक में, कुवैत में, लेकिन सर्वाधिक पेट्रोलियम जो होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पादित किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, चीन किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, चीन वैसे तो कोयले के उत्पादन में भी नंबर 1 है, लेकिन एंटीमनी में सबसे ज़्यादा नंबर 1 है, चूंकि एंटीमनी और अधिक नहीं, कहीं नहीं पाया जाता। एंटीमनी मैंने सुरमा, सुरमा आप लोग जानते हैं जो आंखों में लगाया जाता है। ठीक है, एक गाना बड़ा फेमस, आप लोगों ने अगर सुना होगा तो जानते होंगे, बन्नो तोरी अखियाँ सुर में दानी, ऐसे गाना जो है ये लोक गीत है। लेडीज़ वगैरह मतलब जब औरतें गाती हैं गाँव वगैरह में, शादी वादी होती कभी कभी, या एक गाना मूवी वगैरह में पहले चलता था। ठीक है, तो सुरमा जो होता है काजल की भांति होता है, ये एक पदार्थ होता है। ठीक है, एक तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर वो एंटीमनी कहा जाता है उसको। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नींबू, नारंगी, अंगूर, अनार, नाशपाती, सहतूत जैसे रसदार फलों की प्रधानता किस वन में पाई जाती है? तो ये सब नींबू, नारंगी, मतलब अंगूर, अनार, संतरा, मतलब नाशपाती, सहतूत, ये सब आपको भूमध्य सागरीय वन में आपको मिल जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और गाटा पारचा किस वन के वृक्ष हैं? तो ये सब वृक्ष जो है आपके ये उष्ण कटिबंधीय वन के वृक्ष हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जापान का प्रथम लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो जापान का प्रथम लोहा इस्पात उत्पादक जो क्षेत्र है वो है मौजी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करते रहिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में
आते रहते हैं और मैं लगातार ऐसे ही वीडियोस देता रहता हूँ, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहीं पर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, मैंने अभी भी बनाया है उसको को-करिकुलर कोर्स की तैयारी के लिए। तो अगर आप में से कोई व्यक्ति को-करिकुलर कोर्स की तैयारी करना चाहता है, मतलब बिल्कुल फ्री में ही होगी, कोई पैसा नहीं लगेगा उसमें कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ। को-करिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक प्रकार से मैंने अलग से एक चैनल बना दिया है, जहाँ पर को मतलब इस चैनल पर आपको को-करिकुलर मास्टर नाम से चैनल है। इस चैनल पर आपको को-करिकुलर से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगी। को-करिकुलर सब्जेक्ट आपको चौथे सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है, पूरा विस्तार से वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग आसानी से पढ़िएगा। कहीं से और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है? और आसानी से सब चीज़ हो जाएगा और एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में छूटेगा नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। ये प्रबल दावेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट और इस चैनल पर आपको मिला करके इतनी जानकारी मैं दे दूँगा कि कहीं से कुछ और जानकारी लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर के देख लीजिएगा। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बताएँगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वान थ्यूनेन, बताएँ। वान थ्यूनेन एक व्यक्ति हैं, विद्वान हैं। वान थ्यूनेन के द्वारा प्रतिपादित कृषि अवस्थिति सिद्धांत में नगर के चारों ओर कृषि फसलों का स्थानीयकरण प्रतिरूप होता है। कैसा होता है? तो ये वलयाकार होता है, एक वलय में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1826 में इन्होंने ये अपना अवस्थिति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है? कृषि अवस्थिति का सिद्धांत 1826 में किसने? वान थ्यूनेन ने। अगला प्रश्न, वान थ्यूनेन की चौथी पेटी निम्न में से किससे संबंधित है? तो वान थ्यूनेन की जो चौथी पेटी है वो गहन अन्नोत्पादन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी की अगर बात की तो काली मिट्टी जो हो, ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे जबरदस्त मानी जाती है। ये प्रश्न लगातार परीक्षा में आता है और अब की बार भी आएगा। अगला क्वेश्चन से, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल की अगर बात करें तो चावल उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर। उष्ण माने गर्म, आर्द्र माने थोड़ा ठंडा, तो गर्म और ठंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसलों की अगर बात की जाए तो इसमें से कपास, रबड़ और जूट रेशेदार फसल है। तंबाकू रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्न में से कौन सी धान्य फसल नहीं है? धान्य फसल इनमें से कौन सी नहीं? देखें, चावल, मक्का, गेहूं, ये सब धान्य फसल हैं, जबकि गन्ना धान्य फसल नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक क्षेत्र निम्न में से किस राज्य को कहा जाता है? या भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला जो राज्य है या क्षेत्र है कौन सा है? तो वो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर आपका कर्नाटक का नंबर आता है। किसका? कर्नाटक का। आगे देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला करने वाला देश। विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश जो है ये आपका पड़ेगा चाइना, ठीक है? चाइना फर्स्ट नंबर पर है और चाइना और भारत की होड़ लगी रहती है। तो दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है। तीसरे नंबर पर आपका कौन पड़ेगा? श्रीलंका पड़ेगा। चौथे नंबर पर आपका एक देश है, उसका नाम है केन्या, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो चौथे नंबर पर है केन्या चाय उत्पादन में, ठीक है? अगला प्रश्न, विश्व की सोने मतलब रोटी की कटोरी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो रोटी की कटोरी किस क्षेत्र को कहते हैं? तो विश्व की रोटी की कटोरी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो प्रेरी क्षेत्र को कहते हैं। प्रेरी क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। प्रेरी घास के मैदान है, ठीक है? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। अफ्रीका के घास के मैदान को दक्षिण अफ्रीका के सवाना कहा जाता है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वान थ्यूनेन ने अपने कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत में किसे आधुनिक मतलब कि किसे अधिक महत्वपूर्ण माना है? तो परिवहन लागत को अधिक महत्वपूर्ण माना उन्होंने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कपास उत्पादक देश। विश्व में सर्वाधिक कपास उत्पादक देश की अगर बात की तो चाइना नंबर 1 पर है, ठीक है? और उसके बाद में अपना भारत जो है तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। ओके, चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, सूती वस्त्र उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? बताएंगे। सूती वस्त्र उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, बताएंगे फटाफट सभी लोग। सूती वस्त्र उत्पादन में भारत मतलब भारत, चाइना, रूस या जापान किसका है? तो सूती वस्त्र उत्पादन में अगर बात करें तो ये चाइना का जो है सर्वाधिक स्थान है, प्रथम स्थान है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, विश्व में इस्पात नगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है?
तो विश्व में इस्पात नगर की अगर बात करें तो इस्पात नगर से कौन प्रसिद्ध है भैया? इस्पात नगर से अगर बात करें तो इनमें से पीटर्सबर्ग जो है, पीटर्सबर्ग एक स्थान है, वो इस्पात नगर के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे भारत में इस्पात नगर किसको कहते हैं, इस्पात नगरी, तो जमशेदपुर को कहते हैं। जमशेदपुर एक प्रकार से आपका पड़ता है झारखंड में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग का जो है ब्राज सेज क्षेत्र स्थित है। जो सूती वस्त्र का जो ब्राज सेज क्षेत्र होता है वो कहाँ पर स्थित है? वो फ्रांस में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश किस क्षेत्र में स्थित है? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रूस का मैनचेस्टर किस नगर को कहते हैं? रूस का मैनचेस्टर किस नगर को कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। तो रूस का मैनचेस्टर कहते हैं इवानोवो को। किसको बोलते हैं? इवानोवो को बोलते हैं। 1871 में इस बात की पुष्टि हुई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, जापान के औद्योगिक प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है। जापान के औद्योगिक प्रदेशों में सम्मिलित क्या नहीं भैया? देखिए, यूराल प्रदेश नहीं है। बाकी जापान के औद्योगिक प्रदेशों में कोबे ओसाका प्रदेश, टोक्यो योकोहामा प्रदेश और नगोया प्रदेश ये सब शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एशिया का मैनचेस्टर कहलाता है। मैनचेस्टर होता क्या? मैनचेस्टर जो है ये शहर है इंग्लैंड का, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पर चूंकि सूती वस्त्र उत्पादन खूब होता है, तो उसी से तुलना होती है हर एक स्थान पर जहाँ पर सूती वस्त्र ज़्यादा होता है। तो अगर बात किया एशिया का मैनचेस्टर, तो एशिया का मैनचेस्टर ओसाका है, जो कि जापान में पड़ता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो अहमदाबाद है। आपसे पूछेगा चाइना का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बीजिंग शहर को चाइना का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, तो आप बताएंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, कौन सा शहर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कानपुर, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, लोहा, प्रश्न आ चुका है, लोहा इस्पात उद्योग का कैमिसी क्षेत्र है? बताएं, लोहा इस्पात उद्योग का कैमिसी क्षेत्र है, कैमिसी क्षेत्र कहाँ का है? जापान में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पीटर्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है? बताएं, पीटर्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? लोहा इस्पात उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड वेबर किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड वेबर की अगर बात की है तो जर्मनी के निवासी थे। अर्थशास्त्री भी हैं, समाजशास्त्री भी हैं, दार्शनिक भी थे और विद्वान भी थे, भूगोलवेत्ता हैं बड़े अच्छे। अगला प्रश्न है, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विश्वविख्यात था? मैनचेस्टर की अगर बात की है तो ये सूती वस्त्र के लिए विश्वविख्यात है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राइन औद्योगिक प्रदेश स्थित है? राइन औद्योगिक प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी जर्मनी में स्थित है राइन प्रांत। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आइसोडापेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आइसोडापेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जो है अल्फ्रेड वेबर ने किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अल्फ्रेड वेबर की एक पुस्तक है जिसमें 1909 ईस्वी में जो पुस्तक आई, उस पुस्तक में उनकी उनकी पुस्तक का नाम है थियरी ऑफ द लोकेशनल, मतलब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसी पुस्तक में उन्होंने आइसोडापेन शब्द का प्रयोग किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, मस्सावा बंदरगाह, बताएं, मस्सावा बंदरगाह जो लाल सागर के तट पर स्थित है, निम्न में से किस देश से संबंधित है? बताएं, सऊदी अरब, यमन, सोमालिया या इरिट्रिया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इरिट्रिया इज राइट आंसर। क्या होगा भाई करेक्ट आंसर? फटाफट से आप बताएंगे। इरिट्रिया इज राइट आंसर। यानी मस्सावा बंदरगाह जो लाल सागर के तट पर स्थित है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है इरिट्रिया, ठीक है। उस मतलब किस देश से संबंधित है? इरिट्रिया से संबंधित है, ठीक है, मस्सावा बंदरगाह। आपको बता दूं ये ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है मस्सावा बंदरगाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग का बंदरगाह नहीं है? तो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग का बंदरगाह कौन सा नहीं है? वैंकूवर नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह किस मतलब महासागर का नहीं है? बताएं, निम्नलिखित में से, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग फटाफट से। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर का नहीं है? तो हिंद महासागर का जो बंदरगाह नहीं है वो कौन सा है भाई? वो बंदरगाह आपका कौन सा है जो किस हिंद महासागर का नहीं है? तो वो आपका है जो है ब्यूनस आयर्स।
ब्यूनस आयर्स की अगर बात की तो अर्जेंटीना की राजधानी है और वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और वहीं पे बंदरगाह है। अगला प्रश्न, विश्व में कौन सा देश सामुद्रिक परिवहन के द्वारा सर्वाधिक माल ढोता है? तो सर्वाधिक परिवहन के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक माल ढोता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर बंदरगाह स्थित है सिकंदरिया नाम का बंदरगाह, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है ये सिकंदरिया। अगला प्रश्न, स्वेज नहर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1859 को और 1869 में समाप्त हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग ने या उससे विश्व के किस देश को सर्वाधिक लाभ हुआ था? बताएं। तो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग से विश्व के देशों में अगर बात की तो रूस पर इसका एक प्रकार से बड़ा घातक प्रभाव रहा है। रसिया पर, मतलब रसिया जो है इस पर सर्वाधिक लाभ हुआ, एक मिनट, सर्वाधिक लाभ हुआ है इसको रसिया को। ठीक है, मतलब ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से, चूंकि ये रूस में ही है। अगला प्रश्न, ट्रांस साइबेरियन, साइबेरिया मतलब उसका ये भाग, मतलब रूस का वह भाग जो कि एक प्रकार से एशिया में हो, उसी को साइबेरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण कब प्रारंभ किया गया? तो इसका प्रारंभ किया गया था 1891 से और कब तक बना? 1916 तक बना। 1916 में बनकर के तैयार हुआ। 25 वर्ष इसको बनने में लगे थे। अगला प्रश्न है, केप काहिरा रेल मार्ग कहाँ स्थित है? तो केप काहिरा रेल मार्ग जो है अफ्रीका में स्थित है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केप काहिरा रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? तो केप काहिरा रेल मार्ग जो है ये केप टाउन और काहिरा को जोड़ता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, स्वेज नहर का निर्माण किस देश ने भूमध्य सागर तथा लाल सागर को मिलाने के लिए किया? बताएं। स्वेज नहर का निर्माण किस देश ने भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने के लिए किया था? तो मिस्र यानी इजिप्ट ने किया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, स्वेज नहर बन जाने से सबसे अधिक लाभ निम्नलिखित में से किस देश के हुआ? तो स्वेज नहर बन जाने से सबसे अधिक लाभ हुआ है ग्रेट ब्रिटेन को, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बताएं। प्रश्न आ चुका है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई है? 1991 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति के घटक हैं। नई आर्थिक नीति के घटकों में आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों शामिल है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण सभी को, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, वह कौन सी प्रक्रिया है जो विश्व स्तर पर तकनीकी के निर्बाध आवागमन पर बल देती है? बताएं। वह कौन सी प्रक्रिया है जो विश्व स्तर पर तकनीकी के विषय निर्बाध आवागमन पर बल देती है? उस प्रक्रिया को बोलते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। अगला प्रश्न है, भौगोलिक सीमाओं, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है, देखेंगे। भौगोलिक सीमाओं को महत्वहीन यानी निरर्थक बनाने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया कौन सी है? तो भौगोलिक सीमाओं को महत्वहीन बनाने वाली जो परिवर्तन की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाला घटक कौन सा है? तो भारत में वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाले घटकों में शामिल है आपका उन्नत प्रौद्योगिकी, प्रतिस्पर्धा और उदारवादी नीतियां, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण का प्रारंभ किस दशक में हुआ? भारत में वैश्वीकरण का जो प्रारंभ हुआ है वो आपका हुआ 1910 से 2000 के दशक में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण को क्या बोलते हैं? भूमंडलीकरण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन भूमंडलीकरण बोलते हैं वैश्वीकरण को। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता है। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता होती है वस्तुओं का मुक्त प्रवाह और पूंजी का मुफ्त प्रवाह और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह जो है, ये सब वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी विशेषताएं इसी की हैं। ठीक है, वैश्वीकरण की, ग्लोबलाइजेशन की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वैश्वीकरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो वैश्वीकरण के जनक के रूप की अगर बात की है तो वैश्वीकरण के जो जनक हैं वो हैं आपके रोलैंड रॉबर्टसन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवर्तन की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप समय और स्थान दोनों ही एक प्रकार से सिमट जाते हैं, दोनों ही बच जाते हैं? तो परिवर्तनों की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप समय और स्थान सिमट जाते हैं? उसी प्रक्रिया को बोलते हैं वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, समस्त विश्व को दैनिक मतलब वैश्विक गांव में परिवर्तित करना किस प्रकार का लक्ष्य है? समस्त विश्व को वैश्विक गांव में परिवर्तित कराना मतलब करना किस प्रकार या किस प्रक्रिया का लक्ष्य है? तो ये है वैश्वीकरण की प्रक्रिया का लक्ष्य। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।